हाँ स्टूडेंट्स, आज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अंदर हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो बिना नोट्स के लेंगे, है ना। और वो मैं आपको प्योरली यहीं पर स्क्रीन पे ही समझाऊंगा, है ना। एक बहुत बड़ा इश्यू जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ आता है वो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट का आता है। तो मिस स्टेटमेंट वर्ड जो आता है वो अलग अलग जगह बहुत डिटेल में अलग अलग जगह एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई पॉइंट उसका एक पर्टिकुलर जगह दे रखा है एक टॉपिक के साथ, दूसरा पॉइंट उसका दूसरी जगह दे रखा है, तीसरा पॉइंट उसका तीसरी जगह दे रखा है। और जब हम उसको अलग अलग पढ़ते हैं तो बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, सारे टॉपिक्स ऑफ मिस स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे चीजों को एक जगह लाके आपको यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन दिस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज। ओके, मिस स्टेटमेंट, सबसे पहले तो अपने को ये जानना है कि ये जो मिस स्टेटमेंट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसका मीनिंग से शुरुआत करते हैं, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है? मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है मतलब कुछ गलत हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है। वो जानबूझ के भी हो सकती है और गलती से भी हो सकती है, मतलब गड़बड़ हुई है। अब टेक्निकल भाषा में इसको डिफाइन अगर करें, बाकी लेमैन लैंग्वेज में तो हम क्या बोलेंगे, सर अगर कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गड़बड़ है तो वो मिस स्टेटमेंट है। अब वो मटेरियल है कि नहीं है वो आगे की कहानी अलग चलती है, वो ऐसे 320 में मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट में अलग चलेगा। बट इनिशियली आप लोगों के लिए ये फंडा बहुत इजी से समझना है कि मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कि सर कहीं पर भी कोई गड़बड़ निकली है, कहीं पर भी कोई फ्रॉड निकला है, एरर निकला है, इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट के कारण खूब सारे हो सकते हैं, उस पर भी अपन नहीं जा रहे, वो अलग ही टॉपिक है आपका। जो मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूं वो इस मिस स्टेटमेंट के फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपको कंफर्टेबल हो जाएगा जब भी आप उस मिस स्टेटमेंट के फंडे को पढ़ो। तो सबसे पहले इसका मीनिंग, जो ओरिजिनल मीनिंग स्टैंडर्ड के अंदर दिया हुआ है, वो डिस्कस कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनो। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर का फिगर या इन्वेंट्री का फिगर कॉस्ट पे दे रखा है जबकि उसके एनआरवी कम है, तो ये मिस स्टेटमेंट है। यस सर, ये मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉस्ट उसकी 10,000 है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 5,000 रुपए है, तो आपने उसको 10,000 पे क्यों बुक कर रखा है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने नहीं फॉलो कर। दिस इज ऑल्सो मिस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अमाउंट गलत है। अच्छा, दूसरा फंडा, आपने जो आपका रिसीवेबल है, डेटर है, उसको आपने किस में डाल दिया है? नॉन करंट में डाल दिया। भैया ये क्लासिफिकेशन ही गलत किया, ये मिस स्टेटमेंट है। उसका प्रेजेंटेशन गलत किया होता आपने, वो मिस स्टेटमेंट है। उसका डिस्क्लोजर गलत किया होता, करना था, डिस्क्लोज ही नहीं किया। एस बोल रहा है आपको, इंडेस बोल रहा है आपको डिस्क्लोज करना है, दिस मैटर हैज टू बी डिस्क्लोज, बट यू हैवंट डिस्क्लोज दैट मैटर इन योर बुक्स, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, क्या, कि जो अमाउंट होनी चाहिए थी, जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए था, जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, जो डिस्क्लोजर होना चाहिए था, और जो है, जो एक्चुअली कर दिया है, ठीक है। अमाउंट होना चाहिए था 10,000, आपने अमाउंट बुक किया 5,000। क्लासिफिकेशन होना चाहिए था नॉन करंट में, आपने कर दिया करंट में, या करंट में होना चाहिए था नॉन करंट में कर दिया। प्रेजेंटेशन होना चाहिए था इस तरह से, आपने किया नहीं इस तरह से। डिस्क्लोजर होना चाहिए था, आपने किया नहीं या कम डिस्क्लोज किया, है ना। तो अगर इन दोनों में क्या आ रहे हैं, कोई डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, किन दोनों में, जो अमाउंट होना चाहिए था, अब होना चाहिए था किसके हिसाब से और एक्चुअली किसके हिसाब से कर दिया वो देख लेते हैं। होना चाहिए था किसके हिसाब से? एज पर किसके हिसाब से? एप्लीकेबल, वही फंडा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था आप लोगों के लिए, आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो, उस प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, सीए फाइनल और सीए इंटर ऑडिट के अंदर। सो अमाउंट जो होना चाहिए था किसके हिसाब से? एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ के अनुसार। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब इंडेस के अनुसार, स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो होना चाहिए था। और एक्चुअली जो आपने रिपोर्ट कर दिया है, इसमें जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट की है, दैट इज नोन एज रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें अगर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस किसकी वजह से आया हो सकता है? ये डिफरेंस एरर की वजह से भी हो सकता है, ये डिफरेंस फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आइदर ड्यू टू एरर और ड्यू टू फ्रॉड, दिस इज नोन एज मिस स्टेटमेंट। अब इसमें सारी चीजें कवर हो गई, आप जितने भी फंडे सोच सकते हो सब इसके अंदर कवर हो गए। सोचो,
कि अमाउंट सर 10,000 का होना चाहिए था, कर दिया 5,000, ये मिसस्टेटमेंट कहलाएगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन किस में आ गया, अमाउंट के बीच में, ठीक है, किसकी अमाउंट के बीच में, जो चाहिए थी एक्चुअली, ठीक है, जो एफआरएफ के अनुसार चाहिए थे और जो आपने एक्चुअली क्या कर दी, रिपोर्ट कर दी, गलत रिपोर्ट कर दी, है ना। ऐसी क्लासिफिकेशन, ऐसी प्रेजेंटेशन, ऐसी डिस्क्लोजर। तो आंसर बहुत सिंपल है, मीनिंग कैसे बोलोगे, misstatement refers to the difference between the amount, classification, presentation, disclosure which is required as per the applicable FRF and the amount, classification, presentation, disclosure which has actually been reported in the financial statement. इन दोनों में गड़बड़ है तो कहलाएगा क्या, मिसस्टेटमेंट। और ये याद करना भी इजी है, सीआईडी सब लोग देखते ही हो, गड़बड़ ढूंढता है ना, ठीक है, कौन, एसीपी, ठीक है, एसीपी, और मिलता कौन है उसके साथ, दया, है ना। सो एसीपी प्रद्युमन जो है वो और दया मिलके क्या ढूंढते हैं, सारे फ्रॉड्स। तो ये याद करना भी इजी है कि गड़बड़ को कौन पकड़ता है, गड़बड़ कौन पकड़ने जाता है, एसीपी जाता है और उसके साथ दया साथ में जाता है, तो एसीपीडी याद करना भी इजी है ना। सो अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर जो चाहिए है और जो एक्चुअली रिपोर्ट कर दिया, इनमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो मतलब मिसस्टेटमेंट है। 1 रुपए का भी गड़बड़ है तो है तो मिसस्टेटमेंट ना, फिर वो मटेरियल नहीं होगा वो बात अलग है, पर है तो मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है इसका, ओके फाइन, समझ में आ गया वाला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरे बात है, ये मीनिंग मैंने कहां से लिया है, एक स्टैंडर्ड है 450 करके, है ना, आपके पास एक स्टैंडर्ड है 450, है ना, वहां से ये पर्टिकुलर हमने टॉपिक उठाया है जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, ठीक है फाइन, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट इसकी फैमिली के अंदर अपने को यह पढ़ना है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। अब मिस स्टेटमेंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। अब दोनों टाइप भी समझ लो, ये सिंपल है फंडा। एक होता है इंटेंशनल, ठीक है, एक होता है कौन सा, इंटेंशनल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अनइंटेंशनल। अच्छा, ये समझाना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लग रहा है क्योंकि ये आपको बहुत इजी है। इंटेंशनल को कौन सा बोलेंगे, इंटेंशनल कहलाएगा फ्रॉड, अनइंटेंशनल कहलाएगा एरर, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट 2 टाइप के होते हैं, एरर फ्रॉड नहीं होते। आपके 2 टाइप कौन से होंगे, इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट और अनइंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, फ्रॉड, इंटेंशनल का मतलब क्या हो गया, फ्रॉड, और अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल का मतलब क्या हो गया, एरर, ठीक है। तो टाइप भी क्लियर है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन इसकी जो डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये मिस स्टेटमेंट जो होते हैं वो 2 लेवल पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये लेवल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक पेज और ले लेता हूं जिसपे मैं आपको इसका डिटेल समझा देता हूं, ठीक है। ये 2 लेवल पे पाए जाते हैं, ठीक है। लेवल समझा रहा हूं, कौन से 2 लेवल से जहां पर मिस स्टेटमेंट मिलेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है जो मैंने पिछले वीडियोस में भी कुछ हल्का सा डिस्कशन किया था, लेकिन अब मैं थोड़ा डिटेल में उसमें जा रहा हूं। एक मिस स्टेटमेंट सबसे पहले ऑडिटर जो ढूंढने जाएगा वो किस जगह जाएगा, भाई आप ऑडिटर हो, आपको ऑडिट करनी है, अब आप मिस स्टेटमेंट्स इवैल्यूएट कर रहे हो, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस देखोगे, क्लासिफिकेशन में गड़बड़ तो नहीं है, प्रेजेंटेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, मतलब एक एक आइटम उठाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर लैंड एंड बिल्डिंग देख रहे हो तो लैंड एंड बिल्डिंग में आप ये देखोगे कि लैंड एंड बिल्डिंग के ओनरशिप के पेपर्स जो है वो किसके पास है, रजिस्ट्री जो है इस एंटिटी के नाम पे ही है, क्लाइंट के नाम पे ही है, उसका वैल्यूएशन प्रॉपर्ली किया हुआ है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, ठीक है। उस पे कोई चार्ज अगर क्रिएटेड है, मॉर्गेज अगर क्रिएटेड है तो उसका डिस्क्लोजर रजिस्टर ऑफ चार्जेस में कर रखा है अगर कंपनी है तो, है ना। तो ये सब चीजें मेरे को वहां देखनी है, वेरीफाई करनी है ना। तो 2 लेवल्स जो होते हैं जहां पर आपको मिस स्टेटमेंट ढूंढना है, सबसे पहला लेवल तो आता है जिसको बोलते हैं हम असर्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे, असर्शन लेवल। और दूसरा लेवल होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेवल। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज, डाउट भी साथ साथ सॉल्व करता जा रहा हूं मैं आपके दिमाग में जो भी सेट होंगे, है ना। कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है, सर असर्शन का मतलब आपने ये बोला कि आप एक एक एसेट देखोगे, एक एक लायबिलिटी देखोगे, एक एक रेवेन्यू देखोगे, एक एक एक्सपेंस देखोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए ना। हाँ बच्चों हो गए, लेकिन पहली चीज जो मैं देख रहा हूं वो इंडिविजुअल आइटम्स देख रहा हूं, और उन सारे इंडिविजुअल आइटम्स जितने भी मैंने देखे हैं, चाहे पूरे देखे हो, सैंपलिंग पे देखे हो, उन सबका ओवरऑल इफेक्ट जो मुझे देखना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंगल से देखना है कि हाँ ओवरऑल में स्टेटमेंट कितना बचा है। तो एक्चुअली जो आप करते हो, एक्चुअली जो चीज चेक कर रहे हो वो कौन सा लेवल है, वो एक्चुअली असर्शन लेवल ही है। ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए लास्ट में ओवरऑल आपको इंपैक्ट देखना है, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो ऑडिट का, उसमें साफ साफ लिखा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कभी गौर फरमाया हो ऐसे 200 के ऊपर, मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हो ऐसे 200 का फंडा, है ना। ऐसे 200 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस इकट्ठी करनी है कि वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में वर्ड क्या आता है,
एज अ होल। तो जब एज अ होल आ रहा है इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी मिस स्टेटमेंट दो लेवल पे मिल सकते हैं, असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असर्शन लेवल को तीन टुकड़ों में बांट रखा है एज आई ऑलरेडी सेड। एक, अकाउंट बैलेंस में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन जो आपने बांटा है उसको सही क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में उसको सेट किया है ना। और तीसरा, उसका डिस्क्लोजर जो है उसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये तीन चीजें आपको मेनली वेरीफाई करनी है और इनके अंदर वापस छोटे 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 पॉइंट्स देखने होते हैं। असर्शन का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होगा कि मैनेजमेंट द्वारा जो चीज मुझे बयान करी गई है, मैनेजमेंट द्वारा जो चीज मुझे बयान करी गई है, असर्ट करी गई है, मुझे उसको वेरीफाई करना है। क्या बयान किया मैनेजमेंट ने? मैनेजमेंट कह रहा है कि सर ये वाली जो लैंड एंड बिल्डिंग ये है, एग्जिस्ट कर रही है, तो मेरे को बताओ आप क्या चेक करोगे? एग्जिस्टेंस चेक कर लो, ठीक है। मतलब इन तीनों में भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एग्जिस्टेंस चेक कर ली, फिर मैनेजमेंट कह रहा है ये हमारी है, तो हमारी है तो ला ओनरशिप के कागज बता मुझे तेरे, ठीक है, तो ओनरशिप चेक कर लो। मैनेजमेंट कह रहा है ये 10 लाख रुपए पे हमने बुक कर रखी है, तो आप उसका वैल्यूएशन चेक करो। मैनेजमेंट कह रहा है हमने सारी लैंड एंड बिल्डिंग कवर करके बताई है, तो कंप्लीटनेस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट कह रहा है ये हमारे ओनरशिप का मतलब होता है राइट हमारे पास ही है इसका, है ना। एक फंडा ये भी होता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला, है ना। ऐसे ही और बहुत सारे असर्शंस होते हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। क्या वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर हुआ है कि नहीं हुआ है, फर्जी तो नहीं है, फेक ट्रांजैक्शंस तो नहीं बुक कर रखे हैं, उसका मेजरमेंट जैसे वैल्यूएशन तो एसेट्स के लिए हो गया, इनकम एक्सपेंस का मेजरमेंट प्रॉपर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ठीक है। ऐसी ही सारी चीजें आपको उसमें वेरीफाई कर। क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया, लेवल और फाइनेंशियल। अच्छा, एज अ होल का मतलब क्या हो गया? एज अ होल मतलब ओवरऑल इंपैक्ट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कितना आ रहा है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंगल से देखना। तो पहले हमेशा असर्शन चेक करोगे, मतलब रिस्क जो आइडेंटिफाई होती है ना, याद करना एक फंडा कौन सा, रिस्क असेसमेंट जो होती है, रिस्क के हमेशा तीन टुकड़े होते हैं एज आई डिलीवर्ड इन द अर्लियर वीडियोस आल्सो। रिस्क के हमेशा तीन टुकड़े होते हैं। सबसे पहले रिस्क को आप आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर रिस्क को आप क्या करते हो, असेस, और असेस करने के बाद उसका रिस्पॉन्स करते हो। आइडेंटिफिकेशन हमेशा कौन से लेवल पे होगा, इस लेवल पे। आइडेंटिफिकेशन हमेशा कौन से लेवल पे होता है, असर्शन, ढूंढेंगे तो असर्शन पे ना। और असेसमेंट हमेशा कौन से लेवल पे होगा, हमेशा असेसमेंट किस एंगल से होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, क्योंकि इंपैक्ट उसका असेस करना है कि उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और अगर हो गया तो नुकसान कितना होगा, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए देखना है। जबकि इंडिविजुअली एक बार आप आइडेंटिफाई करोगे रिस्क को, तो वो तो इंडिविजुअली असर्शंस पे देखेंगे। तो ये सब को रिलेट कर रहे हैं अपन, आप पिछले वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है। जब मैंने आप लोग को फंडा जो समझाया था ऑडिट प्रोसीजर का, उस वीडियो को और इस वीडियो को साथ में देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ूं तो मैंने तीन चीजें बता दी आपको, कौन सी, मीनिंग डिस्कस कर लिया, टाइप्स डिस्कस कर लिया, लेवल्स डिस्कस कर लिया। एक चीज और साथ में बता रहा हूं मैं आपको, वो मिसस्टेटमेंट की फैमिली से तो नहीं है पर थोड़ा सा जुड़ा हुआ है मिसस्टेटमेंट से, ध्यान से सुनना। मटीरियलिटी के एंगल से मिसस्टेटमेंट का बाइफर्केशन करके समझा रहा हूं, मटीरियलिटी के एंगल से मिसस्टेटमेंट का बाइफर्केशन करके समझा रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि एज अ ऑडिटर आपको मिसस्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करना है, ठीक है, तो आप इवैल्यूएट करोगे मिसस्टेटमेंट को, बिल्कुल करोगे। और इवैल्यूएट करते समय आपको ये देखना है कि मिसस्टेटमेंट को मटेरियलिटी एंगल से दो टुकड़े में बांट रखा है। एक एक होते हैं कौन से, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट मटेरियलिटी के एंगल से, और एक होते हैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मुझे इंपैक्ट इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एंड इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि मटेरियलिटी की नजर से देखें अगर, ठीक है, तो मिसस्टेटमेंट को दो टुकड़ों में बांट रखा है, एक आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, एक अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट? लिसन वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, ठीक है। मैं एक ऑडिट करने गया हूं एक पर्टिकुलर कंपनी की, और वहां कंपनी की साइज जो है वो एक मीडियम साइज कंपनी है ना। और वहां पर अज्यूम करते हैं कि 1 रुपए से लेके और 1 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन होते हैं। ओके, सो 1 रुपी का भी ट्रांजैक्शन है, 5 रुपी का भी है, 10 का भी है, 50 का भी, 100 का भी, 1000 का भी, 10,000 का भी है, 15,000 का भी है, 50,000 का भी है, 75 का भी है, और 1 लाख तक के भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक। अब आप ऑडिट कर रहे हो,
आपने एसए 240 जो है हमारा फ्रॉड रिपोर्टिंग का, फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हिसाब से थोड़ा काम किया। आपने अपना नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर जो लगाने वो लगाए, और आपको मिसस्टेटमेंट्स नजर आए। कौन से? एक नजर आया 50 रुपए का। तो क्या आप उस 50 रुपए वाले मिसस्टेटमेंट को मैनेजमेंट को बोलोगे कि भैया ये मिसस्टेटमेंट मिला है मुझे? अगर आप ऑडिटर होते तो आप सोचते सर 50 रुपए का मिसस्टेटमेंट है, दैट नॉट दैट मटेरियल, तो हम उसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर दो ना, क्या है, ठीक है। 50 रुपए का कहां उसको माथाफोड़ी करोगे कि उसको बोलोगे भैया ये सही करो मैनेजमेंट को, फिर मैनेजमेंट नहीं सुनेगा तो आप उसके बेसिस पे वैसे ही मॉडिफाई नहीं करने वाले हो, क्योंकि वही मटीरियल है। मटीरियलिटी के एंगल से समझना। तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको अनकरेक्टेड छोड़ दिया। वो कहलाते हैं अनकरेक्टेड। आपने करेक्शन करवाया नहीं ना, आपने कहा जाने तो कौन करे माथाफोड़ी। लेकिन इसी की जगह आपको क्या मिसस्टेटमेंट मिला होता, 10,000 का, 15,000 का, ठीक है, कोई बड़ा अमाउंट का फिगर का मिसस्टेटमेंट मिला होता। मटीरियल है, मटीरियल है, तो आपने वो आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया कि भैया इसको सही करो। क्यों क्यों बोला ऐसा आपने मैनेजमेंट को? बहुत ध्यान से सुनना, क्यों बोला? क्योंकि आपके लिए, ऑडिटर के लिए, वो मिसस्टेटमेंट मटीरियल था। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल इफेक्ट डाल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, इसीलिए वो कैटेगरी बनी कौन सी? आइडेंटिफाइड। अब कुछ बच्चों का सवाल ही होता है, सर वो वाला भी तो आइडेंटिफाई किया ही था ना, वो वाला भी तो 50 रुपए भी तो ढूंढे तो थे ना, आइडेंटिफाई क्यों बोल रहे हो? ये वर्ड की थोड़ी जोलजाल है। आइडेंटिफाई हुआ, लेकिन आपने उसको इग्नोर मार दिया, करेक्शन नहीं करवाया, क्योंकि इमटेरियल था वो, इसलिए वो आइडेंटिफाइड वर्ड में नहीं आएगा, वो अनकरेक्टेड में आ जाएगा। और आइडेंटिफाइड में कौन से आएंगे? वो जो आपने ढूंढे और वो मटेरियल थे, और आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया भैया इसको सुधारो, वो आइडेंटिफाइड में आ जाएगा। वापस समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अनकरेक्टेड क्या हुआ? क्यों अनकरेक्टेड छोड़ दिए? क्योंकि उस पर्टिकुलर फिगर का, अमाउंट का मटेरियल इफेक्ट नहीं आ रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अच्छा, मटेरियलिटी कैसे जज करते हो? वो ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करती है, और उसकी कहानी ऐसे 320 में पूरी दे रखी है, तो मैं अभी उस पर डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहा। अनकरेक्टेड क्यों छोड़ा? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल नहीं था। और आइडेंटिफाइड में क्यों लेके आ गए? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल था, और मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया। अब ऐसे अगेन, ऐसे 320 प्लस 450, वैसे 450 कहता है ज्यादातर केसेस तो, पर 320 को भी साथ में मिला ले तो ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है इंपैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। किस पे इवैल्यूएट करना है ऑडिटर को इंपैक्ट इसका? भाई इसका इंपैक्ट उसको किस पे इवैल्यूएट करना है? ऑडिट पे। अब आप ये मत समझना यहाँ फाइनेंस, और यहाँ पर अनकरेक्टेड का किस पे देखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो भी एग्रीगेट इंपैक्ट देखना है, ठीक है। अभी समझना मेरी बात, बहुत शानदार फंडा बता रहा हूं, ठीक है। अनकरेक्टेड थे मिसस्टेटमेंट, 50 रुपए का मिला, इग्नोर कर दिया। एक और 50 का मिला, इग्नोर कर दिया, मटेरियल नहीं है। एक और 50 का मिला, इग्नोर कर दिया। एक 100 का मिला, इग्नोर मारा। एक 200 का मिला, इग्नोर मारा, क्योंकि 1 लाख रुपए के बड़ी टर्नओवर वाली कंपनी में छोटे मोटे ट्रांजेक्शन इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर कर दिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल नहीं। लेकिन एंड में, लास्ट में जब आप इवैल्यूएशन करो तो एक बार ये जरूर देख लेना कि जो मैंने छोटे 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 मिसस्टेटमेंट इग्नोर किए, कहीं उनका एग्रीगेट इफेक्ट, जो मैंने अनकरेक्टेड छोड़ दिया, कहीं उनका एग्रीगेट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आ रहा होगा तो आपको उसको फिर कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जिनका आज कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, इसलिए आपने उनको इग्नोर कर दिया, अनकरेक्ट कर दिए, एंड में जरूर देख लेना, इवैल्यूएट कर लेना कि उसका इंपैक्ट एग्रीगेट कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल तो नहीं। इधर आ जाते हैं। आइडेंटिफाइड का तो मतलब ही यही था ना कि इट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसीलिए तो आपने मैनेजमेंट को बताया होगा कि उसको सुधरवाना है आपको, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ये तो ऑलरेडी मटेरियल हो चुका है, किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। अब लास्ट में ऑडिटर को ये देखना है कि जो भी उसने मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड वाले मिसस्टेटमेंट जो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किए, उन्होंने अगर उसको सुधारा नहीं है तो उसका इफेक्ट मुझे ऑडिट पे देना है।
ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ सकती है अगर मटेरियल में स्टेटमेंट रह गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इसीलिए लास्ट में जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हो इम्पैक्ट किसका, आइडेंटिफाइड वाले का, तो उसका इम्पैक्ट आपको किस पे देखना है, ऑडिट पे, ऑडिट रिपोर्ट पे देखना है। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत लिख देना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो ऑलरेडी मटेरियल था, तभी तो हमने उनको कम्युनिकेट किया, तो उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो मटेरियल आ ही रहा है। अब एंड में ऑडिटर को उसका इफेक्ट किस पे देखना है, ऑडिट रिपोर्ट पे। जबकि यहां तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल माना ही नहीं था, इसलिए इग्नोर कर दिया। लास्ट में एक बार इवैल्यूएट कर लो कहीं मटेरियल हो तो नहीं रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। अगर हो रहा है तो फिर वो किस कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा, वो फिर आइडेंटिफाइड में स्टेटमेंट में शिफ्ट हो जाएगा एक तरह से। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट 4 मिस स्टेटमेंट की फैमिली के कॉन्सेप्ट है जो आपको अलग अलग जगह मिलेंगे। इसीलिए मैंने इन सबको आपको एक जगह बताया है ताकि आपको वो समझ में आ सके। क्लियर? एज ऑफ नाउ ऐसे 450 इज नॉट एप्लीकेबल टू सीए इंटर, इसीलिए पर ये कॉन्सेप्ट सारे एप्लीकेबल है अलग अलग एसएस के अंदर, ठीक है? इसीलिए उसको साथ में देखना जरूरी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो एसए 450 इनडायरेक्टली मैंने आपको समझा दिया, उसके साथ मैंने दूसरे फंडे भी समझा दिए। इन शॉर्ट हमारी फैमिली ऑफ मिस स्टेटमेंट जो है वो खत्म होती है। फटाफट रिवाइज कर लो 1 मिनट के अंदर। मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी व्हिच इज रिक्वायर्ड एंड व्हिच इज एक्चुअली रिपोर्टेड। टाइप्स 2, इंटेंशनल अनइंटेंशनल। लेवल कितने, लेवल 2 असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जो अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। और फिर वापस आ गया आपका 2 मटेरियलिटी के एंगल से आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हो। राइटिंग तो मेरी देखो माशाल्लाह ऐसी है, हमेशा ऐसी रहेगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? तो मीनिंग, टाइप, लेवल और मटेरियलिटी का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है यहाँ, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ये एक पर्टिकुलर सेशन और हमने कंप्लीट किया। विल कम विद सम मोर वीडियोस, ठीक है। आपके भी कोई अगर कमेंट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक मेल आईडी दिखेगा मेरा, आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन हियर, and do give your likes, comments in the comment box. I would love to hear all of them. Thanks once again.